फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो भाई बहन हमारे घर बैठे 2023 और 24 के आगामी यूपीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीडीपी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 30 आउट ऑफ 30 लाने की प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे चैनल से, जहाँ पर प्रतिदिन आपको सीडीपी के लिए बेहतरीन 10 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी। क्योंकि अभी यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना आगे नहीं बन रही है, तो इसलिए मैं 30 प्रश्नों का सीरीज ना लाकर उसके छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए और आप लंबे क्योंकि ये मेरा शुरुआती दौर है, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा वीडियो बने, तो मैं खुद प्रयास कर रही हूँ कि कम टाइम में आपको 10 प्रश्न तैयार करवाऊँ और धीरे धीरे 10 से 15 और 15 के बाद 30 से 30 और फिर आगे आने वाले समय में एक टॉपिक को तैयार कराने के बाद टॉपिक से रिलेट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कहाँ से कौन से बिंदुओं से प्रश्न आने की संभावना बढ़ेगी, उन सब की तैयारी भी मैं आगे आने वाले समय में करवाने का प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो एक सिद्धांत आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसको शॉर्ट में एसआर थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का जैसा कि नाम है, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। कौन से? प्रमुख नियम दिए हैं और गौड़ नियम दिए हैं। इस उद्दीपक और अनुक्रिया के सिद्धांत में ही थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और बिल्ली के प्रयोग के आधार पर ही उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने सीखने के नियमों की व्याख्या की। सीखने के थॉर्नडाइक ने 2 नियम सामान्यतः बताए, सीखने के मुख्य नियम और सीखने के गौड़ नियम। सीखने के मुख्य नियमों में 3 नियमों को शामिल किया: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सीखने के गौड़ नियमों में 5 नियम शामिल किए गए, जिसमें पहला नियम था मनोवृत्ति का नियम, सेकेंड है बहुअनुक्रिया का नियम, थर्ड है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम, फोर्थ है आपका आत्मीकरण का नियम और फिफ्थ है, तो ये जो सिद्धांत है ये आपके सिद्धांत हो गए। कौन से? आपके गौड़ सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किए थे। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवहारात्मक सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ऑप्शन बी मौलिकता के सूचक हैं, ऑप्शन सी गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं और ऑप्शन डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने के वक्र दोस्तों, सीखने के वक्र होते कितने प्रकार के हैं? तो सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन जान लेते हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा सीखता है तो सीखने के दौरान वो क्या करता है? उसमें प्रगति होती है। अब प्रगति वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसका कर्व जो है वो अप से भी हो सकता है, उसका कर्व नीचे की ओर भी जा सकता है, या समान गति से अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसका एक सरल रेखीय वक्र भी बन सकता है। और कभी सीखने में गति धीमी और कभी तीव्र हो सकती है, तो उसमें आपका एक जिगजैग वक्र भी बनता है। तो फ्रेंड्स, सीखने के वक्र कितने होंगे? 4 प्रकार से। पहला है सरल रेखीय वक्र,
सेकेंड है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को ऋणात्मक निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। निष्पादन वक्र कहा जाता है। थर्ड हो जाएगा नतोदर वक्र। इसको धनात्मक निष्पादन वक्र कहते हैं। और फोर्थ हो जाएगा मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र को एस टाइप कर्व भी कहा जाता है। एस टाइप कर्व भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सरल रेखीय वक्र कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसमें सीखने की एक समान गति है। जब कोई बच्चा अगर कोई निश्चित समय सीमा के दौरान और एक कोई टाइम ड्यूरेशन में कोई एक पाठ्यक्रम को लगातार एक समान अवधि में या समान स्पीड से कोई चीज़ अगर पढ़ रहा है और उसमें वक्र जो है वो एक ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो वो एक सरल रेखीय वक्र का उदाहरण होगा। फ्रेंड्स, सीखने के दौरान ये आदर्श स्थिति मानी जाती है, जो कि सीखने में शायद ही संभव नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड वक्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा? उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति क्या होगी? तीव्र होगी, और समय के साथ साथ सीखने की गति क्या हो जाएगी? धीमी होती चली जाएगी। तो यहाँ तक आने के बाद क्या हो जाएगा? इसका जो कर्व है वो नीचे की ओर चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगी? कमी आ रही है सीखने में। सीखने में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक निष्पादन वक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज लाइट नहीं आ रही है, तो फैन चल नहीं पा रहा है और पसीने से हालत खराब है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हिम्मते वर्दा तो मददे खुदा। तो आप सबके प्रयास के लिए, आप सबके मेहनत को, एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए, अच्छी तैयारी कराने के लिए मैं आप सबके साथ जुटी हुई हूँ। तो कोई बात नहीं, ठीक है सब। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। थर्ड वक्र कौन सा हो जाएगा? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और समय के साथ साथ वक्र क्या हो जाएगी? बढ़ी। तो इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक निष्पादन सूचक वक्र बोलते हैं। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको एस टाइप कर्व कहा जाता है, जिसमें कभी सीखने की गति धीमी होती है और कभी सीखने की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो ये दोनों का मिक्स रूप होता है, मतलब एक टाइम पे क्या बनेगा? उन्नतोदर, फिर उसके बाद नतोदर, फिर उन्नतोदर, फिर नतोदर। अगर मैं बात करूं यहाँ तक तो ये वक्र कैसा है? ये है आपका नतोदर वक्र। और अगर मैं ये बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कैसा है? उन्नतोदर वक्र है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित वक्र कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सीखने में जो वक्र होते हैं वो किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है। जब भी कोई बच्चा सीख रहा होगा या उसमें अधिगम हो रहा होगा, तो निश्चित तौर से ये तय बात है कि उसमें क्या होगी? प्रोग्रेस हो रही होगी। अब ये बात अलग है कि प्रोग्रेस क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है और कभी तीव्र हो सकती है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? ये बात पूछी गई। ऑप्शन ए बंडूरा और वाल्टर, ऑप्शन बी डोलार्ड और मिलर, ऑप्शन सी कॉल रोजर्स, और ऑप्शन डी क्या है? युंग। तो सीखने का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये किसने दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंडूरा और वाल्टर।
फ्रेंड्स ये बहुत सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए यूपीटीटी में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा। इनका पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा से जुड़ी हुई के ही सहयोगी थे वाल्टर, जिन्होंने साथ मिलकर अल्बर्ट सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि बच्चे जो है वो सीखते हैं कैसे, मॉडलिंग के थ्रू। मतलब उनके लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आया क्या, मॉडल्स। तो ये कहा गया है कि जो समाज में जो कोई व्यक्ति है तो बच्चे किसी व्यक्ति को अपना मॉडल मानते हैं, और अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके व्यवहार की क्या करते हैं, नकल करते हैं। क्या करते हैं, नकल करते हैं, या कह दे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने एक बात कही कि बच्चे जब किसी बड़े व्यक्ति का अनुकरण करते हैं तो बच्चे ये देखते हैं कि अगर कोई मॉडल है, मॉडल को अगर क्या दिया जा रहा है, अगर पॉजिटिव प्रोत्साहन दिया जा रहा है या नेगेटिव प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बच्चे ये देखते हैं कि बच्चे को प्रोत्साहन किस तरीके से दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को। बच्चे ये देखते हैं कि अगर कोई मॉडल है उसको पॉजिटिव प्रोत्साहन दिया जा रहा है या नेगेटिव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो अगर किसी बड़े व्यक्ति को या उसके मॉडल को, जिसने उसको मॉडल माना है, उसको क्या किया जा रहा है, अगर उसको प्रोत्साहन नेगेटिव दिया जा रहा है, गलत, पॉजिटिव दिया जा रहा है गलत कार्य के लिए, तो बच्चे उसके भी नकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, अल्बर्ट बंडूरा ने एक थ्योरी दी है, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये बोला कि सीखने में जो मॉडल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी बच्चे को सिखाने के लिए। तो ये कहा है कि समाज में जो भी बड़े व्यक्ति हैं वो दूसरे के व्यवहार की नकल करते हैं। बड़े व्यक्ति का मतलब क्या है, जो बड़े व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे उन बच्चों के, उन व्यक्तियों के व्यवहार की क्या करते हैं, नकल करते हैं। कोई भी, जैसे कि उनमें अगर शिष्टाचार की भावना को डेवलप करना है तो वो बड़े को देखकर सीखते हैं कि वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा अपने घर के पिता को या घर के किसी भी बड़े सदस्य को एज ए मॉडल के रूप में मानता है तो वो उसकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और उनसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो कार्य सही है या गलत है। वो ये देखते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं और ठीक वैसे ही वो क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने एक बात कही कि किसी बच्चे को अगर अच्छे आचरण सिखाना है, गुड हैबिट्स डेवलप करानी है, तो घर के बड़े सदस्यों को या जो घर के पेरेंट्स हैं और उनके साथ के मेंबर्स हैं, वो उनके साथ में एक अच्छा आचरण, एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करें ताकि उनको देखकर छोटा बच्चा सीख सके। अल्बर्ट बंडूरा ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग को बहुत पूछा जाता है। वो प्रयोग था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने बोबो डॉल नामक एक गुड़िया पर प्रयोग किया और ये कहा गया कि जो एक गुड़िया थी, उस बच्चे बहुत, एक ये जो गुड़िया थी, तो उन्होंने 10 अलग अलग बच्चों को एक गुड़िया ली जिसका नाम था बोबो, और एक कमरे में उसको रखा, अलग अलग कमरों में। ये कहा गया कि 10 बच्चों के ग्रुप को उस कमरे में भेजा गया। तो जो अलग 3 कमरे बने थे, उस कमरे में, पहले कमरे में जो बोबो डॉल थी वो हंसती मुस्कुराती और खेलती हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे उसके साथ थोड़ी देर के बाद में हंसते मुस्कुराते और खेलने लगे। एक जो डॉल थी, उस डॉल में क्या था कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्थिति में थी, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर की स्थिति में थी। तो जो बच्चे थे उसके साथ जब उसको देखे तो उसके साथ में वो आक्रामक व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि वो डॉल भी उसी तरीके से व्यवहार कर रही थी। तो बच्चे जब लगातार काफ़ी दिन तक उन बच्चों को उस रूम में भेजा गया तो उनके जो बिहेवियर में एक बड़ा चीज़ देखने को मिला। ऐसे बच्चे जिनको वो गुड़िया गुस्से वाले दिखाई गई थी, उनके व्यवहार में देखने को मिला कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के हो गए थे और उनके बिहेव में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिला।
इसके साथ जो हंसती मुस्कुराती डॉल के रूम में बच्चे को बिठाया गया था वो बहुत शांत और हंसने खेलने और मुस्कुराने वाले बच्चे दिखे। तो ये माना गया है कि जो मॉडल हैं वो बच्चों के सीखने में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो ये बात अल्बर्ट बंडूरा ने बताई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी नैतिकता। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के लिए प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग टेस्ट क्या है, अधिगम के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त होने वाला एक परीक्षण है जिसमें ये अधिगम में ही प्रयुक्त किया जाता है और बाकी के ये 3 जो है पर्सनालिटी में जो परीक्षण आपने देखे हैं उसमें TAT हो गया, इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, इसके बाद में शब्द साहचर्य परीक्षण हो गए। बुद्धि में आप जानते हैं कि बुद्धि में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। बुद्धि में काफ़ी सारे हैं जिसमें आपका कौन सा टेस्ट आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारे हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। अधिगम में ये मैंने बता दिया। नैतिकता के लिए मेरे हिसाब से कोई भी टेस्ट अभी तक समझ में मुझे नहीं लगा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ऑप्शन ए प्रसार क्षेत्र, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी औसत विचलन, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माध्यिका। ठीक, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 आयाम होते हैं। कौन सी, माध्यिका, माध्यिका, माध्य और बहुलक। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माध्यिका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा शेष से भिन्न है। ऑप्शन ए TAT, ऑप्शन बी 16 PF परीक्षा F, ऑप्शन सी क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ऑप्शन डी है ड्रा ए मैन टेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि अलग क्या है, तो ये ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, 16 PF परीक्षण। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि TAT क्या है। तो TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई मैन टेस्ट, तीनों टेस्ट जो हैं ये हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। और जो 16 PF है ये व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विकासात्मक कार्य के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। तो विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन बी हैविंगहर्स्ट, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी हॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैविंगहर्स्ट के द्वारा। हैविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्यों का संप्रत्यय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। हैविंगहर्स्ट ने सीखने के या विकासात्मक कार्य मतलब ये कहा कि जब बच्चा कोई डेवलपमेंट कर रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके पर्टिकुलर एक निश्चित अवधि में कुछ एक विशेष ऐसे कार्य करता है जो उसी अवधि में किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विकासात्मक कार्यों की सूची बोलते हैं। और हैविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की
जिसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग कार्य बताए हैं जो कि हैविंगस ने एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलिंगवर्थ किसके लिए जाने जाते हैं। तो हॉलिंगवर्थ को जाना जाता है, इन्होंने कार्य किया था किस पर, प्रतिभाशाली बालकों पर। अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे को आप जानते हैं कि इन्होंने बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया या विकासात्मक सिद्धांत दिया है, विकासात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं दी है, विकासात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है। विकास के संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं, ठीक, या इनको हम अवस्थाएं कह सकते हैं। और कितनी अवस्थाएं दी हैं तो आप सब जानते हैं कितनी दी हैं, 4। नेक्स्ट बात करते हैं कि हॉल को क्या बोलते हैं, स्टैनले हॉल बोलते हैं। स्टैनले हॉल का इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर किसी चीज़ पर कार्य किया है तो वो कार्य किसके लिए है, किशोरावस्था पर। सबसे फेमस कोई चीज़ है किशोरावस्था के विकास पर, किशोरावस्था पर इन्होंने पूरा अपना कार्य किया, किशोरावस्था की अवधि पर, किशोरावस्था की विशेषताओं पर। और इनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव और संघर्ष की तूफान की अवस्था है। तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाता है, हॉल का। और इनकी स्टैनले हॉल की किताब भी है क्या, किशोरावस्था। एडोलेसेंस, तो ये क्या है, इनकी बुक है, पुस्तक है, इनकी स्टैनले हॉल की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन ए मैरीफील्ड, ऑप्शन बी टोरेंस, ऑप्शन सी पोल एवं ब्रूस और ऑप्शन डी केंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोरेंस। दोस्तों ये परीक्षण कैसा है, तो ये विदेशी परीक्षण है जिसमें टोरेंस के अलावा और इसमें और सारे टेस्ट आते हैं, ठीक। तो टोरेंस का एक फेमस परीक्षण है। अगर यही बात पूछी जाए कि भारत में सृजनशीलता के परीक्षण के लिए किन व्यक्तियों ने परीक्षण तैयार किए हैं, तो इसमें 2 नाम आते हैं। अगर भारत की बात पूछी जाए, टोरेंस के साथ साथ यहाँ पर मैरीफील्ड का नाम आता है, मैरीफील्ड ने अलग एक टेस्ट दिया है, ठीक। नेक्स्ट और आता है कॉगन का भी एक नाम आता है, जिन्होंने भी सृजनात्मक टेस्ट में अपने इम्पोर्टेंट परीक्षण बनाए हैं। भारत की बात करें तो भारत में वाकर मेहंदी का नाम आता है, वाकर मेहंदी और एक नाम आता है बीके पासी। तो इन दोनों व्यक्तियों ने भारत में सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोरेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम, ऑप्शन डी सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिगम के प्राथमिक नियमों में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। इसको बोलते क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट आप सभी जानते हैं कि सीखने के नियम दिए किसने हैं, तो सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, तो 2 दिए हैं, प्रमुख नियम और गौड़ नियम, ठीक। प्रमुख को प्राथमिक भी कह लेते हैं और गौड़ को द्वितीय भी कहते हैं। प्रमुख नियमों की बात करें तो प्रमुख नियमों में तत्परता का नियम, अभ्यास का, और प्रभाव का नियम। तो 3 प्रमुख नियम हो गए प्रमुख नियम में शामिल।
ये जो बाकी के 3 दिख रहे हैं, साहचर्य अंतरण का नियम, ये जो 3 नियम हैं, ये तीनों नियम किसके हैं? गौड़ नियम में शामिल होते हैं। तो गौड़ नियम की बात करें तो गौड़ नियम में अभिवृत्ति का नियम, समानता समान नियम का नियम, समानता का नियम, साहचर्य का नियम, इसको लॉ ऑफ एनालॉजी बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, कहा जाता है। अभिवृत्ति का नियम लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रभाव का नियम। पढ़ते हैं नेक्स्ट और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसके अन्वेषण में ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केस अध्ययन, ऑप्शन बी प्रयोगीकरण, ऑप्शन सी सर्वेक्षण और ऑप्शन डी अंतर्दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केस अध्ययन। इसको केस स्टडी, केस स्टडी कहा जाता है। केस स्टडी होता क्या है? केस स्टडी एक ऐसा परीक्षण है, ये कहिए कि एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी भी स्थिति का बहुत बारीकी से या गहनता से अध्ययन किया जाता है या उसका अवलोकन किया जाता है। तो ये क्या होता है कि कोई बच्चा जैसे बहुत जिज्ञासु है या किसी भी परिस्थिति को बहुत गहराई से जांच करना है या जांच पड़ताल करनी है, तो उसके लिए हम किसी भी केस का एक बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं। उस स्थिति में क्या किया जाता है? केस स्टडी कहलाती है। आपने देखा है कि जब कोई पुलिस केस होता है तो किसी एक पुलिस अधिकारी को उससे रिलेट या कोई भी केस या कोई भी घटना होती है, उस घटना से संबंधित किसी अधिकारी को कहा जाता है कि आप इस केस की क्या कीजिए? स्टडी कीजिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उस केस की जहाँ पर भी जो भी घटना हुई होती है, जिस भी व्यक्ति के व्यवहार का क्या करता है? बारीकी से बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है? अवलोकन करता है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? केस स्टडी कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज लाइट ना आ पाने के कारण देख रहे होंगे कि कैसा पसीना आ रहा है। फिर भी जो भी त्रुटियां हो रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना कि सीखना अगर आप कायम रखते हैं तो हमेशा आप आगे ही जाएंगे। तो धीरे धीरे जो चीज़ें गलत हो रही हैं, मैं उनको सुधारने का बेशक जल्दी से प्रयास करूँगी ताकि आपको और बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।